आप लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। ऋषि सर हैं। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग कमेंट में प्लीज़ लिख के बताएं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कीर्ति राय है और मैं राजस्थान विद्या मंदिर विद्यालय में कोलकाता में कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं हिंदी है ज़िंदगी मंच की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी कहानी को यहाँ प्रस्तुत कर सकूँ। मैं ऋषि सर और त्रिलोक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर भाषा की बात की जाए तो मुझे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में काफ़ी रुचि है, लेकिन हिंदी भाषा में मेरा अधिक झुकाव है क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है और मेरी मम्मी हिंदी की अध्यापिका भी है। तो बचपन से ही मैंने अपनी मम्मी को हिंदी के क्षेत्र में कई कार्य करते हुए देखा है। इस प्रकार मेरा स्नेह हिंदी की तरफ और बढ़ता गया। इन दोनों भाषाओं के अलावा मुझे भोजपुरी, बंगाली, पंजाबी भी आती है और मैं अभी तेलुगु भी सीख रही हूँ। अब मैं आप लोगों के सामने अपनी कहानी प्रस्तुत करूँगी जिसे मैंने स्वयं लिखा है। इस कहानी को मैं लिखते वक्त अंग्रेजी में लिखी थी, लेकिन बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया। मेरी कहानी एक ऐसे विषय के ऊपर है जिसके बारे में लोग आमतौर पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब भी इस बारे में बात होती है तो लोग या तो थर थर कांपने लगते हैं या तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, मेरी कहानी है आत्माओं के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्माएं, क्या सच में इनका कोई अस्तित्व होता है या सिर्फ ये हमारी कल्पना है? अगर हम लोगों से इसके बारे में पूछें तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्माएं होती हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं होती। लेकिन अब तो विज्ञान ने भी यह कह दिया है कि नॉर्मल यानी सामान्य शक्तियों के अलावा भी कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके बारे में अभी तक ठीक से कुछ जाना नहीं गया है, और इन शक्तियों को अंग्रेजी में सुपरनैचुरल पावर्स कहते हैं। और जो गतिविधियां इन शक्तियों के अंदर होती है उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहा जाता है। हम चाहे कितना भी कहें कि हमें आत्मा, भूत, पिशाच ये सारी चीज़ों से भय नहीं है, इन सब चीज़ों का अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है और अंधेरा कायम होने लगता है, हमारे हृदय के किसी कोने में एक अजीब ही आहट जन्म लेने लगती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे अगल बगल में कोई है जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख तो नहीं पा रहे, लेकिन महसूस ज़रूर कर पा रहे हैं। ये महसूस हम ऐसा महसूस हम बहुत बार करते हैं। ये सबके साथ कुछ ना कुछ तरीके से होता है। मेरी कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसका नाम है अरिजीत। अरिजीत का जन्म और पालन पोषण दोनों ही कोलकाता में हुआ। कोलकाता एक ऐसा महानगर है
जहाँ लोग अपने निजी कामकाज में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने सगे संबंधियों से बात करने का भी ज़रा भी समय नहीं मिलता। और इस माहौल में तो अपरिचित लोगों तथा नए दोस्त बनाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इस माहौल में पैदा होने और पलने बढ़ने के बाद अरिजीत भी कुछ इसी प्रकार का हो गया था। ना तो वो किसी से ज़्यादा बात करता और ना ही किसी से ज़्यादा घुलता मिलता। अरिजीत बहुत ही आधुनिक सोच का लड़का था। उसके अनुसार भूत प्रेत आत्माएं इन सब का कोई बसेरा ही नहीं, क्योंकि ये सब होते ही नहीं हैं। वो तो इतना भी कहता कि कोलकाता जैसे महानगर में इंसानों के रहने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है, तो भूत पिशाच ये सब कहाँ ही अपना बसेरा डाल पाएंगे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी विचारधारा ही बदल डाली। तो ये घटना उसके साथ उसके जिंदगी के इस पड़ाव में घटी जब वो 22 साल का था। शनिवार का दिन था। सप्ताह के अंत की तरह यह दिन भी कुछ ऐसा ही बीत रहा था जैसा बाकी दिन बीतता है। लेकिन आज उसके पास छूट थी कि वह अपने मनपसंद वेब सीरीज़ को बिंज वॉच कर सके, इंस्टाग्राम पर नए नए मीम्स देख सके और अपने ऑनलाइन मंगाए गए लाजवाब खानों का लुत्फ उठा सके। तो वह ये सारी चीज़ें करने में बहुत वह ये सारी चीज़ें कर रहा था। अब इन सारी चीज़ों का लुत्फ उठाते उठाते वह अपना शनिवार इस प्रकार व्यर्थ में गंवा रहा था। आखिर करता भी क्यों ना, क्योंकि शनिवार और रविवार ही कुछ ऐसे दिन होते थे जब वह ये सारी गतिविधियां कर पाता। क्योंकि आम दिन जो सप्ताह के वर्किंग डेज जिसे कहा जाता है, उस दिनों में वह इतना ज़्यादा व्यस्त रहता अपने काम काज में कि उसे चैन से बैठकर खाने की फुर्सत नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें तो दूर की बात है। अचानक रात में 8 साढ़े 8 बजे उसे एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन उसकी बड़ी माँ का था। उसकी बड़ी माँ उसे फ़ोन करके कहती हैं कि अरिजीत, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तो क्या तुम उन्हें मेरे घर पर ला सकते हो, क्योंकि मुझे दवाइयों की शीघ्र अतिशीघ्र आवश्यकता है। वह बहुत आलस्य में था, उसे उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन उसे जाना पड़ा। और आखिर जाता भी क्यों ना, क्योंकि यह उसकी बड़ी माँ का सवाल था और बड़ी माँ के प्रति उसका अत्यधिक स्नेह था। तो वह उनकी दवाइयाँ लेकर अपनी बड़ी माँ के घर गरिया जाने के लिए अपने घर दमदम से मेट्रो में उठ गया। शनिवार का दिन होने के कारण और रात भी काफ़ी हो जाने के कारण मेट्रो में भीड़ भी नहीं थी। जिस डिब्बे में अरिजीत बैठा था उसमें गिन चुन के केवल 4 लोग थे, जो कि एस्प्लैनेड स्टेशन आते आते एक एक कर उतर गए। अचानक देखते देखते रविंद्र सदन स्टेशन आया। वहां से एक बूढ़े आदमी ने उस डिब्बे में कदम रखा जिसमें अरिजीत बैठा था, और वह अरिजीत की सामने वाली सीट पर आके बैठ गया। अब अरिजीत अपने मोबाइल देखने में व्यस्त था और उसने उस आदमी की तरफ एक नज़र डाला। वह उसकी वेशभूषा और रूप रंग देख के यह तो जान चुका था कि वो आदमी भारतीय नहीं था, वो कोई परदेसी था। इतना कुछ हो जाने के बाद वो फिर चुपचाप अपना मोबाइल देखने लगा। उसने यह भी देखा कि वह आदमी एक लाल मखमली कपड़े में कुछ वस्तु बांध के ले जा रहा था। फिर अपने मोबाइल देखने में व्यस्त होने के कारण उसने इधर उधर की बातों में कुछ भी ध्यान नहीं दिया।
थोड़ी देर बाद उसने ये देखा कि वो आदमी अचानक से गायब हो गया और उसने अपनी वस्तु वहीं छोड़ दी थी मेट्रो में। उसने सोचा कि मैं शायद अपने मोबाइल देखने में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि मैंने ध्यान नहीं दिया वो कौन से स्टेशन पर उतर गया, और अगर मैं ध्यान देता तो मैं उसे अवश्य टोकता कि तुमने अपनी वस्तु यहीं छोड़ दी है। अब गरिया आने वाला था जहां अरिजीत को उतरना था। अरिजीत उतरने के लिए गेट के सामने जाकर खड़ा हो गया। जब वो उतरने जा रहा था तो अचानक वो उस लाल मखमली कपड़े में पड़ी वस्तु के तरफ बहुत ही आकर्षित हो गया। ऐसा लगने लगा कि वो वस्तु उस आए अपनी तरफ खींच रही थी। उतरने से पहले उसने उस वस्तु को अपने हाथों में उठा लिया और उसे संग लेकर उतर गया। अब गरिया मेट्रो स्टेशन से उसकी बड़ी माँ का घर थोड़ा दूरी पे थी, तो वो वहाँ से ऑटो करने की सोचा। वो ऑटो में उस वस्तु को लेके बैठ गया। जब ऑटो चल रहा था तो अरिजीत को ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर का बायां हिस्सा काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है, जैसे कि कोई उसके बाएं कंधे पर बैठा हुआ है। असल में ऐसा कुछ था तो नहीं, लेकिन उसे ये सब चीज़ महसूस हो रहे थे। फिर उसने ये उन बातों को अनदेखा किया और अपनी बड़ी माँ के घर उतर गया। वहाँ उतरने के पश्चात जब वह अपनी बड़ी माँ के घर जा रहा था तो घर के बाहर उनका पालतू कुत्ता अरिजीत को देखे बहुत जोर जोर से भौंकने लगा। अरिजीत की बड़ी माँ जानती थी कि इस वक्त सिर्फ अरिजीत ही आ सकता है, क्योंकि उन्होंने उसे ही फ़ोन कर बुलाया है। उन्होंने अंदर, वो घर के अंदर थी और उन्होंने अंदर से ही आवाज़ लगाई कि अरिजीत, तुम अपने साथ किसे लेकर आए हो? तो वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, भौचक्का सा रह गया। उसने ज़ोर से कहा कि मैं तो अपने साथ किसी को नहीं लेके आया, मैं तो अकेला ही आया हूँ आपकी दवाइयाँ लेकर। उसकी बड़ी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि आखिर वह कुत्ता इतना भौंक क्यों रहा है, क्योंकि वह कुत्ता तभी इतना भौंकता है जब वह किसी अपरिचित अनजान को देखता है। लेकिन अरिजीत तो अपरिचित नहीं था। अरिजीत का तो वहाँ रोज रोज आना जाना था, तो पता नहीं क्यों वह कुत्ता इतना भौंक रहा है। वह ये चीज़ देखने के लिए बाहर निकलती हैं। अरिजीत के सामने आके खड़ी हो जाती हैं और देखती हैं कि अरिजीत वहाँ अकेला ही खड़ा है। उसके बाद वो देखती हैं कि अरिजीत लाल मखमली कपड़े में किसी वस्तु को लिया हुआ था। उन्होंने अरिजीत से पूछा कि ये क्या है, ये दवाइयाँ इतने अच्छे वस्त्र में कैसे पैक करके आ रही हैं? इतना ज़्यादा इन दवाइयों का पैसा है, तो अब क्या ये ऐसे फैंसी तरीके से पैक होके बिकने लगी हैं? अरिजीत इस बात पर थोड़ा मुस्कुराया और फिर कहा कि अरे नहीं नहीं, ये आपकी दवाइयाँ नहीं हैं, आपकी दवाइयाँ तो मेरे बैग में है। ये वस्तु मुझे मेट्रो में मिली, एक आदमी इसे मेरी सीट के सामने रख कर भूल गया, लेकिन मैं इसकी तरफ बहुत आकर्षित हो गया था, तो इसलिए मैंने इसे उठा लिया। फिर वह उसकी बड़ी माँ इस बात पर अरिजीत को बहुत ज़्यादा डांटती हैं। वह कहती है, तुम्हें ज़रा सा भी तरीका नहीं है, तुम ऐसे किसी भी अनजान वस्तु को ऐसे उठा लोगे? आजकल ज़माना इतना ख़राब है, इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बॉम्ब वगैरह। उन्होंने तुरंत अरिजीत को पुलिस को फ़ोन करने कहा और बोला कि तुम जल्द से जल्द पुलिस को फ़ोन करके यहाँ बुलाओ और इसे तुरंत घर से निकालो, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। अरिजीत अपनी बड़ी माँ को शांत कराने के लिए उस वस्तु को वहीं खोल देता है, और वह क्या देखता है कि वो तो एक साधारण सा आईना रहता है। जी हाँ, आईना। लेकिन वो आईना काफ़ी पुराना लगता है।
वह आईना इस प्रकार का रहता है जैसे कि बहुत पुराने ज़माने में राजा महाराजा रानियां लोग अपने श्रृंगार के लिए उसे इस्तेमाल करते हों। उसमें काफ़ी सारी कार्य उसमें काफ़ी सारी कारीगरी रहती है। फिर वह अपनी बड़ी माँ को कहता है, देखिए, आप तो फालतू में ही इतना घबरा रही थी, ये तो केवल एक आईना है। फिर अरिजीत की बड़ी माँ थोड़ी शांत होती हैं और कहती हैं कि ठीक है, तब भी तुम्हें ऐसी किसी की अनजान वस्तु को नहीं उठाना चाहिए, यह बहुत ही भयंकर हो सकता है। वह अरिजीत को कहती है कि रात काफ़ी हो गई है और अब वापस जाने के लिए मेट्रो भी नहीं मिलेगी, तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ खाना खा के यहीं पे घर में ही सो जाओ। अरिजीत कहता है कि नहीं, मैं वापस घर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। वह वापस घर जाने के लिए हट करता है। उसकी बड़ी माँ उसे बहुत कहती हैं कि नहीं नहीं, रुक जाओ, रात काफ़ी हो गई है। लेकिन अपनी बड़ी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी वह वह उस आईने को लेके वापस बस पकड़ के अपने घर दमदम आ जाता है। आने के बाद अपने घर में वह सोफे पर बैठकर थोड़ी देर तक उस आईने को निहारता है और फिर उसे वह आईना से काफ़ी लगाव हो जाता है। उसे वह आईना इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वह उसे अपने घर के बरामदे में लगा देता है। अब इसके पश्चात वह यात्रा करके काफ़ी थक चुका था, तो वह बिना कुछ खाए पिए ही अपने कमरे में सोने चला जाता है। फिर जब उसकी नींद आ जाती है, लेकिन रात में अचानक उसके कान में कुछ आवाज़ें पड़ती हैं जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वह घड़ी की तरफ देखता है तो रात के 2 बज रहे होते हैं। वह देखता है कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसे सुनाई पड़ता है कि ये आवाज़ उसके बरामदे से आ रही होती है। तो वह उठकर अपने बरामदे की ओर चलने लगता है। जैसे जैसे वो अपनी कदम आगे बढ़ाता है, वो आवाज़ और तीव्र होती जाती। वह जब अपने बरामदे में गया तो देखा कि उस आईना जो वो मेट्रो में पाया था, उस आईने में से एक अलग ही प्रकाश निकल रहा है, बहुत रोशनी निकल रही है। वह इस चीज़ को देख के काफ़ी घबरा गया कि आईना में से खुद ब खुद ऐसे प्रकाश कैसे निकल सकता है, यह तो सामान्य नहीं है। तो वह उस आईने के सामने जाके खड़ा हो जाता है और देखता है कि उस आईने में उस रोशनी के बीच किसी जीवात्मा की छाया बन रही होती है और वह आवाज़ कुछ इस प्रकार आती है जैसे कोई ग्रीक भाषा में किसी मंत्र का उच्चारण कर रहा हो। वह आवाज़ काफ़ी तीव्र होने लगती है। पूरा घर उस आवाज़ से थर्रा उठता है। वह देखता है कि उस आईने में जब वह काया पूरी तरीके से बन जाती है, वह काया कुछ सामान्य इंसान या जानवर की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे जीवात्मा की थी जिसका शरीर तो इंसान का था, लेकिन सिर और मुख यानी सिर या मुख किसी बकरी का, और वो भी कोई ऐसी वैसी बकरी नहीं, बहुत ही भयानक बकरी का, जिसके बहुत ही बड़े बड़े सिंग थे। वह इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाता है। वह जीवात्मा अरिजीत के आंखों में आंखें डालकर बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे कुछ बोल रही होती है, जैसे कि वह आत्मा ग्रीक भाषा में किसी मंत्र का उच्चारण कर रही है और अरिजीत को भी कह रही है कि तुम भी मेरे साथ ये मंत्र बोलो। अरिजीत काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह जीवात्मा अचानक से चुप हो जाती है और अरिजीत की आँख को तिरछी नज़र से देखते हुए एक भयानक मुस्कुराहट देती है। वह इतना ज़्यादा घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है कि अपने बरामदे में ही मूर्छित होकर गिर जाता है। वह भय से बेहोश हो गया। अब सुबह हुई
और उसे होश आए। वह रात की घटना को भूल नहीं पाया। वह दौड़ा दौड़ा अपने बड़ी माँ के घर गया और फिर अपनी बड़ी माँ के घर जाके उसने अपनी बड़ी माँ को सारी कहानी, सारी घटना विस्तार पूर्वक बताई। उसकी बड़ी माँ ने कहा, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मेरे एक मित्र हैं जो कि फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं। मैं उन्हें बुलाती हूँ, तुम ये सारी घटना उन्हें बताओ और वह तुम्हारा बताएंगे कि इस घटना का क्या संकेत है। वह अपने मित्र को फ़ोन करके अपने घर बुलाती हैं। उनके मित्र जो कि फिलॉसफी के प्रोफेसर रहते हैं, वो आके अरिजीत को कहते हैं कि तुम फिर से बताओ मुझे कि तुम्हारे साथ क्या घटना हुई है। अरिजीत उन्हें विस्तार पूर्वक एक एक चीज़ बताता है। इतना ज़्यादा भयभीत हो जाता है कि वो भय में 4 ग्लास पानी पी लिया कहानी बताते बताते। अब उसके अब वह प्रोफेसर अरिजीत को देखते हुए बोलते हैं कि तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ये घटना घटी है। दरअसल जो तुम्हारे साथ पिछली रात हुई वो हर 100 साल में इस विश्व के किसी न किसी कोने में एक व्यक्ति के साथ होता है। और जिस जीवात्मा की छाया को तुमने कल उस आईने में देखा था, वो कोई साधारण जीवात्मा नहीं बल्कि एक बैफोमेट था। बैफोमेट के बारे में उस प्रोफेसर ने अरिजीत को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि बहुत पुरानी बात है, ग्रीक सभ्यता में एक दानव हुआ करता था जिसका नाम था बैफोमेट। उसका शरीर तो इंसान का था, लेकिन उसका मुख एक बहुत ही भयानक बकरी का। वह लोगों को परेशान किया करता था, छोटे बच्चों को मार के खा जाया करता था। वो खून का प्यासा था। उसके बाद एक बहुत ही बड़े पादरी ने उसे एक आईने में छल से कैद कर दिया और वह आईना जिसे अरिजीत ने पाया वो वही आईना था जिसमें बैफोमेट कैद हुआ था। हर 100 साल में यह आईना किसी न किसी व्यक्ति के पास जाता है जहां बैफोमेट ग्रीक भाषा में एक ऐसे मंत्र का उच्चारण करता है जिसमें वह लोगों को कहता है कि मुझे इस आईने से निकालो, मैं बाहर आना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया पे राज करना चाहता हूँ, मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर वो जो मंत्र का उच्चारण कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति भी अगर उसी मंत्र का उच्चारण कर दे तो बैफोमेट आज़ाद हो जाता। लेकिन आज तक किसी ने उस भाषा में उस मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं किया, तो बैफोमेट अब तक आज़ाद नहीं हुआ है। उन्होंने अरिजीत को कहा कि तुम जल्द से जल्द किसी गिरजाघर में जाके वह आईना ठीक उसी लाल मखमली कपड़े में बंद करके किसी एक बहुत बड़े पादरी को दे दो, ताकि वह उसे संभाल के रख सके और बैफोमेट को बाहर आने से रोक सके। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अरिजीत की पूरी शरीर ठंडा पड़ गया था। वह बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे अब विश्वास हो गया था कि अगर देव है तो दानव भी है। और ये सारी चीज़ों के पश्चात वह यह जानता था कि आत्माएं होती हैं, उनका भी इस विश्व में एक अलग अस्तित्व होता है। भले ही वो हमारे सामने इतना ज़्यादा नहीं आती, हर एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा हर एक व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप से नहीं आती, लेकिन वह होती हैं और उससे हमें हमारे देवता बचाते हैं। तो ये थी मेरी कहानी जिसका शीर्षक था आईना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।
मैं आपके आशीर्वाद की आभारी रहूँगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू ऋषि सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी माहौल काफ़ी डर का हो गया है, इतनी भूत प्रेत की बातें हो गई। तो अब मैं आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसे एक बहुत ही हिट बॉलीवुड सॉन्ग याद पिया के आने लगी के लय पर मैंने एक गाना बनाया है माँ शेरावाली के ऊपर। इस गाने को मैंने खुद ही लिखा है, इसके लिरिक्स को, और इसका लय याद पिया के आने लगी गाने पर है। मैं आपको वो गाना सुनाना चाहूँगी। हम धीरे धीरे भक्ति में खो रहे हैं। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे धीरे भक्ति में खो रहे हैं। मैं तो मर जाना है, बाकी मंदिर ना जाए। मैं तो मर जाना है, बाकी मंदिर ना जाए। जीवन मेरा है जिनके चरणों में, याद मैया की, मेरे मैया की आने लगी वो जागरण की रातों में। वो याद मैया की आने लगी वो जागरण की रातों में। मैया बिना क्या हाल है अपना, क्या तुमको बतलाए रे। अखियाँ मेरी रोए, मेरी चुनरी रोई जाए रे। मैया बिना क्या हाल है अपना, क्या तुमको बतलाए रे। अखियाँ मेरी रोए, मेरी चुनरी रोई जाए रे। बिन माँ के सब सजा है, बिन माँ के कहाँ मजा है। बिन माँ के सब सजा है, बिन माँ के कहाँ मजा है। बिन माँ के कहाँ मजा है जीवन में। याद मैया की, मेरे मैया की आने लगी वो जागरण की रातों में। वो याद मैया की आने लगी वो जागरण की रातों में। तब वो दिन आएगा जब हम वैष्णो देवी जाएंगे। कोलकाता से कटरा आखिर कब सफर कर पाएंगे। तब वो दिन आएगा जब हम वैष्णो देवी जाएंगे। कोलकाता से कटरा आखिर कब सफर कर पाएंगे। बारी राय हमारी दरबारें देखी सारी, बारी राय हमारी दरबारें देखी सारी। गए हम सब के दरबारों में। याद मैया की, मेरे मैया की आने लगी वो जागरण की रातों में। वो याद मैया की आने लगी वो जागरण की रातों में। धन्यवाद। आप प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये गाना कैसा लगा।
वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, ना ही मैं गाना गाना सीखती हूँ। जो भी गाया खुद से थोड़ा बहुत गा दिया, तो अगर ख़राब लगा तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब मैं इस लाइव प्रस्तुति को यहाँ समाप्त करती हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।